हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 का अस्थियों के क्या कार्य होते हैं ये पढ़ाने जा रही हूँ। अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र का जो चैप्टर चल रहा था, इसका आज दूसरा पार्ट है। पहला है शरीर को आकार प्रदान करना। शरीर को आकार प्रदान करना सबसे मुख्य कार्य इसका शरीर को आकार प्रदान करना ही होता है। इसमें जो है केवल मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी अस्थियों के आधार पर ही आकार प्राप्त करते हैं। शरीर के अस्थिपंजर को ही अस्थि संस्थान या अस्थि कंकाल कहते हैं। दूसरा है शरीर को दृढ़ता प्रदान करना। और शरीर को दृढ़ता इससे मिलती है, इनका मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि यदि ये कोमल होती तो शरीर के इतने भारी बोझ को नहीं उठा सकती थीं। अस्थियां अपनी दृढ़ता के कारण ही संपूर्ण शरीर के भार को संभाले हुए है। तीसरा है शरीर को लचीला बनाना। अस्थियां मजबूत होने के साथ साथ लचीली भी होती हैं। और चौथा है शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना। अस्थियां जो हैं वो पसलियों तथा सीने की अस्थियों के पिंजरे में, हृदय और फेफड़ा, खोपड़ी के अस्थिपंजर में, मस्तिष्क, माथा, नाक और गालों की अस्थियों के मध्य, आँखें, रीढ़ की अस्थियों में सुषुम्ना नाड़ी आदि। इस प्रकार अस्थियों का एक महत्वपूर्ण कार्य शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। और पांचवा है मांसपेशियों को क्रियाशील बनाना। मांसपेशियां कंदराओं के द्वारा अस्थियों से जुड़ी रहने पर क्रियाशील हो पाती हैं। अगला है छठा है श्वसन में सहयोग करना। शरीर में वायु नलिकाओं के छल्ले, श्वास नली, इसे ट्रेकिया भी कहते हैं और पसलियां भी कहते हैं, श्वसन में सहयोग प्रदान करते हैं। सातवां है उत्तोलक का कार्य करना। अस्थियां बोझ आदि उठाने व रखने के लिए उत्तोलक का कार्य भी करती हैं। आठवां है शरीर को गतिशील बनाना। शरीर की मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, इस प्रकार अस्थियां मांसपेशियों को आधार प्रदान करती हैं। और नौवां है सुनने में सहयोग करना। कान की कुछ अस्थियां यथा कालमेल, स्टिपीज तथा मैल्थिस आदि श्रवण कार्य में सहायता देती हैं। 10वां है रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। 10वां रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। अस्थि की खोखले भाग में अस्थि मज्जा भरा रहता है, इसी मज्जा में रक्त के लाल श्वेत कणों का निर्माण होता है। अस्थि की संरचना में अस्थि शरीर का सबसे मजबूत और दृढ़ भाग होता है। इनका निर्माण जो होता है वो कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्वों से मिलकर होता है। ठीक, इसके मुख्य तत्व कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, लवण होते हैं। हड्डियों के अंदर का द्रव्य ओसीन नामक प्रोटीन से निर्मित होता है। किसे? ओसीन नामक प्रोटीन से। अस्थियों की मजबूती का मुख्य कारण कैल्शियम तथा फास्फोरस है। सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों तत्वों की मात्रा अस्थियों में उपस्थित होती है। अब अगला है अस्थियों का वर्गीकरण। अस्थियों का मस्तिष्क कोष्ठ और चेहरा। पहला खोपड़ी, दूसरा चेहरा, नहीं, प्रथम में खोपड़ी और चेहरा दोनों होगा, द्वितीय में धड़, शरीर का मध्य भाग, तृतीय में टांगे व बाहें होंगी, फिर खोपड़ी। अब खोपड़ी के अंतर्गत क्या आता है ये देखना है। खोपड़ी या कपाल दो भाग हैं, मस्तिष्क कोष्ठ और चेहरा। खोपड़ी 8 अस्थियों से तथा चेहरा 14 अस्थियों से निर्मित होती है। इसमें सबसे पहले ललाटास्थि, फ्रंटल बोन, माथे वाली सामने की एक अस्थि, इसी से आंखों के गड्ढे तथा नाक के ऊपरी भाग बनते हैं। दूसरा पार्श्व अस्थियां, खोपड़ी के दोनों ओर की 2 अस्थियां, इनमें मस्तिष्क कोष्ठ की छटा भी बनती है, या कपाल के मध्य से जुड़ी होने के कारण मध्यिका अस्थिका भी कहलाती है। तीसरा है पश्चादास्थि बोन, यह खोपड़ी के पीछे तथा नीचे का भाग बनाने वाली एक अस्थि है। इसमें नीचे की ओर एक छेद होता है जिसका संबंध मस्तिष्क के मेरुरज्ज से होता है। चौथा है शंखास्थियां, यह दोनों कनपटियों को बनाने वाली 2 अस्थियां हैं। प्रत्येक शंख अस्थि में एक छिद्र होता है जिसके आगे की ओर एक गड्ढा सा है, इस गड्ढे में जबड़े का ऊपरी हिस्सा फिट होता है। 5वां है जातुकास्थि,
या पंख फैलाए चमगादड़ की आकृति की अस्थि ललाटस्थ से मिलकर खोपड़ी का धरातल तथा नेत्रों की गुहा बनाती है और पीछे की ओर पश्चादास्थि से बाएं दाएं शंखास्थियों से में से जुड़ी रहती हैं। और छठा है बहुछिद्रास्थि। बहुछिद्रास्थि खोपड़ी के धरातल में सामने की ओर दोनों नेत्र गुहाओं के बीच स्थित एक अस्थि या नासिका के ऊपरी दोनों सुराखों को बनाती है। चेहरा। चेहरे की 14 अस्थियां खोपड़ी की अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक कान में 3 नन्ही नन्ही अस्थियां होती हैं। पहला निम्न अधोहनु या निचला जबड़ा, दूसरा उच्च ऊर्ध्वहनु, और जो निम्न ऊर्ध्वहनु निचला है वह नीचे के जबड़े व ठोड़ी की अस्थि है। इसमें नीचे के दांत लगे रहते हैं। चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि है। ठीक है। दूसरा उच्च ऊर्ध्वहनु। उच्च ऊर्ध्वहनु ये ऊपरी जबड़े की 2 अस्थियां हैं। इनमें ऊपरी दांत लगे होते हैं। इनमें तालू का कुछ भाग बनता है। कपोला अस्थियां। तीसरा, ये 2 अस्थियां दोनों गालों का निर्माण करती हैं। ये ऊपर की ओर ललाटास्थियों और दाएं बाएं पार्श्वास्थियों से जुड़ी होती हैं। चौथा है नाक की अस्थियां अथवा नासास्थियां। ये 2 त्रिभुजाकार अस्थियां नाक में पाई जाती हैं। इनसे नाक के ऊपरी भाग बनता है। पांचवा स्पंजाकार अस्थियां। ये 2 अस्थियां नाक के भीतरी भाग में स्थित होती हैं। ये स्पंज की भांति मुलायम और लचीली होती हैं। छठा है तालु की अस्थियां। तालु के पीछे के भाग का निर्माण इन 2 अस्थियों द्वारा होता है, जिन्हें तालु अस्थियां कहते हैं। सातवां अश्रु अस्थियां। अश्रु अस्थियां संख्या में 2 हैं। अश्रु अस्थियां आंख की गुहा में नाक की ओर स्थित होती हैं। इसमें एक छेद होता है जिसके द्वारा आंख के आंसू नाक में पहुंचते हैं। आठवां है सीरिका अस्थि। यह नाक के बीच की दीवार का निर्माण करती है। ठीक है। अगला है धड़। धड़ मतलब ट्रंक। ग्रीवा या गर्दन के नीचे जाघों तक का भाग धड़ कहलाता है। इसमें पहला है गर्दन की कशेरुकाएं। गर्दन की कशेरुका। मेरुदंड का पहला भाग गर्दन में स्थित है। इसमें 7 कशेरुकाएं होती हैं, जिन्हें ग्रैवेदी कशेरुकाएं कहलाती हैं। वक्ष की कशेरुकाएं। दूसरे भाग की 12 अस्थियां वाक्षसी कशेरुकाएं कहलाती हैं। ये कक्ष में पीठ का ऊपरी भाग बनाती हैं। तीसरा है कमर की कशेरुकाएं। मेरुदंड का तीसरा भाग कमर है, इसलिए यहाँ की 5 कशेरुकाएं कटि प्रदेशी कशेरुकाएं कहलाती हैं। ठीक। इस हिसाब से 12 हुआ पहले, उसके बाद 5। अगला है आपका चौथा सोड़िवास्थ कशेरुकाएं। अंतिम भाग अर्थात कमर के नीचे के भाग में कुल 9 कशेरुकाएं होती हैं। पहली 5 कशेरुकाओं को त्रिकास्थ कहते हैं। बड़े होने पर यह जुड़ जाती हैं। ठीक है। और अब कशेरुकाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला इसमें सिरोधार। सबसे पहली कशेरुका को सिरोधार कहते हैं। कशेरुका विषम आकार का छल्ला होता है जो दूसरी कशेरुका को खूंटी जैसे प्रवर्ध के इधर उधर ढीली अंगूठी के समान घुमाता रहता है। अक्षक। अक्षक दूसरा है। दूसरी कशेरुका को अक्षक कशेरुका कहते हैं। इसके ऊपर की ओर एक खूंटी सा कंटक होता है जिस पर शिरोधार टिकती है और सिर को आगे पीछे व दाएं बाएं गतिशील बनाती है। इन्हीं 2 कशेरुकाओं के कारण हम अपना सिर आगे पीछे व दाएं बाएं मोड़ सकते हैं। इन प्रवर्धों के बीच के छिद्रों से बनी नली में मेरुरज्ज सुरक्षित रहते हैं। पहला कशेरुका का या मुख्य ठोस भाग। यह एक मोटे से चक्र के आकार का पिंड होता है। यह भाग शरीर के अंदर की ओर अर्थात सामने की ओर स्थित होता है। दूसरा है कशेरुका नाल चक्र या तंत्रिका मेहराब। यह भाग मोटे भाग से मिला होता है। यह एक छल्ले जैसा घेरा बना होता है। यह कशेरुकाएं एक दूसरे पर स्थित होने से इस चक्र के कारण एक नली का निर्माण करती है। इसमें से होकर मेरुरज्ज गुजरता है। ठीक। तीसरा है प्रवर्ध। यह तंत्रिका मेहराब के छल्ले की गोल दीवार से अस्थि के बने हुए 3 प्रवर्ध निकलते हैं जो दाएं बाएं के पार्श्व या अनुप्रस्थ। और तीसरा प्रवर्ध पीठ की पिछली ओर का पृष्ठ या कंटक प्रवर्ध में पृष्ठ पर प्रवर्ध तोते की चोंच की भांति नीचे की ओर झुका होता है। मेरुदंड। यह हुआ आपका मेरुदंड। मेरुदंड से कई लाभ होते हैं आपको, जैसे मेरुदंड प्रथम कशेरुका है। सिरोधार तथा खोपड़ी टिकी रहती है इस पे। यही कपाल का शिरा की आधारशिला है। इसमें शरीर के पृष्ठभाग का निर्माण होता है। मेरुदंड सुषुम्ना एवं मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। पसलियों को पीठ की ओर संभालता है। शरीर को सीधा रखता है। बहुत सारे
कार्य हैं इसके। अब अगला है आपका वक्ष। वक्ष वक्ष में पहला कई अस्थियां होती है। पहला है उरोस्थि, छाती के सामने की हड्डी है, लगभग 16 सेंटीमीटर लंबी होती है। दूसरा है हंसली की 2 अक्षक अस्थियां, ये पतली या पतली पतली और लंबी लंबी अस्थियां वक्ष के ऊपर तथा सामने दाएं बाएं स्थित होती हैं। तीसरा है कंधे की 2 अस्थियां, ये इन्हें स्कंध अस्थियां भी कहते हैं। ये पीठ की ऊपरी तथा पीछे के भाग में मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होती हैं। और चौथा है पसलियां, वक्ष के दोनों ओर 12-12 पसलियां होती हैं। ये सभी पीछे की ओर मेरुदंड के तथा ऊपर के साथ सामने की ओर उरोस तथा उपास से जुड़े होते हैं। और श्रोणि गुहा, अगला है आपका श्रोणि गुहा। उदर के अंतर्गत ही आपका श्रोणि गुहा आता है। श्रोणि गुहा जो होता है, उदर में केवल कूल्हों की 2 हड्डियां नितंबास्थियां हैं जो श्रोणि गुहा का निर्माण करती हैं। ये धड़ के नीचे के भाग में पीछे की ओर स्थित होती हैं। ये नितंबास्थियां विषम आकार के अस्थियां हैं। प्रत्येक नितंबास्थि के 3 भाग होते हैं। पहला सामने वाला भाग होता है, इसके द्वारा दोनों नितंबास्थियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और उसके बाद आता है आपका बांह। बांह के ऊपरी भाग में एक और नीचे वाले भाग में 2 अस्थियां होती हैं। प्रगंडास्थि, ऊपरी अस्थि को प्रगंड अस्थि कहते हैं, या ऊपर की ओर कंधे की स्कंध अस्थि से जुड़ी होती है तथा नीचे की ओर अग्रबाह की दोनों हड्डियों से जुड़कर कोहनी बनाती है। इसका ऊपरी गोल भाग स्कंध अस्थि के गोल गड्ढे में घूमती है। बाह्य प्रकोष्ठिका तथा अंतः प्रकोष्ठिका, अग्रबाह की 2 अस्थियां बाह्य प्रकोष्ठिका तथा अंतः प्रकोष्ठिका कहलाती है। ये कोहनी से कलाई तक फैली होती है। पहली अस्थि अंगूठे की ओर और दूसरी अस्थि छोटी उंगली की ओर होती है। कोहनी, रेडियस का ऊपरी सिरा छोटा तथा निचला सिरा चौड़ा होता है। ये अल्ना का ऊपरी सिरा चौड़ा तथा नीचे का सिरा छोटा होता है। ये दोनों अस्थियां ऊपर की बाह की अस्थि से मिलकर कोहनी का जोड़ और नीचे की ओर कलाई की हड्डियों से जुड़कर कलाई का जोड़ बनाती हैं। कलाई की मणिबंध अस्थियां, कलाई की ये छोटी छोटी गोल 8 अस्थियां होती हैं। इन अस्थियों की गोलाई के कारण कलाई सरलता पूर्वक घूमती है। ये 2 पंक्तियों में परस्पर बंधनों से जुड़ी होती हैं। हथेली की गर्भास्थियां, ये 5 अस्थियां मिलकर हथेली बनाती हैं जो अंगूठे की हड्डी से आकर मिलती हैं। इनकी सहायता से अंगूठा छोटी तथा बड़ी चीज उठा सकने में समर्थ होता है। अंगुलास्थियां, प्रत्येक अंगुली में 3-3 या अंगूठे में 2 अस्थियां होती हैं। इस प्रकार उंगलियों में 14 अस्थियां होती हैं। इसी के साथ हम आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश करते हैं। अगला पार्ट में कल लेकर आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।